स्वागत प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय देश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस समय देश में राजनीतिक घटनाक्रम एक बार फिर तेज है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं और राष्ट्रपति चुनाव के अंदर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और दूसरी तरफ संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपने समर्थन में वोट जुटाने की खातिर देश भर के दौरे पर हैं। माना जा रहा था कि एक कड़ा मुकाबला शायद संयुक्त विपक्ष दावे के तहत प्रस्तुत करेगा, लेकिन जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ी देखने में आया संयुक्त विपक्ष नाम का शब्द केवल शब्द ही रह गया और बिखरा हुआ विपक्ष देश के सम्मुख आ गया। तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष की भूमिका में है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध की सियासत करते हैं, वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का बारी बारी से ऐलान कर रहे हैं। आज का ताजा तरीन घटनाक्रम शिवसेना के संदर्भ में है, जिसके तहत उद्धव ठाकरे जी ने बड़े मन का परिचय देते हुए ऐलान किया है कि वह द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। दूसरा घटनाक्रम है वह है क्षेत्रीय दलों में होती टूट के संदर्भ में और दूसरे राष्ट्रीय दल कांग्रेस के अंदर बढ़ते संकट के संदर्भ में। गोवा में एक बार फिर कांग्रेस विभाजित होती हुई दिख रही है। पूरी कोशिश है इस विभाजन को रोका जा सके। इसके तहत नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे लोगों को पद से हटा दिया गया। तात्कालिक रूप से विभाजन रुकता हुआ दिखता है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में गोवा में लगातार तकलीफ ही प्राप्त करती रहेगी। दूसरी तरफ एआईएडीएमके अर्थात जयललिता की पार्टी कल विभाजित हो गई। पनीरवल्लीसेरम के अंदर जो विभाजित हुआ उसके तहत पार्टी एक बार फिर खंड खंड हो गई। पहले शशिकला के रूप में अलग हो ही रखी थी। दूसरा घटनाक्रम वाईएसआर कांग्रेस के संदर्भ में है। वाईएसआर की मानद अध्यक्ष जो जगन रेड्डी की मां है, उन्होंने कल अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पद छोड़ने का कारण उन्होंने बताया कि अब वो अपनी बेटी की पार्टी का साथ देंगी। तो कुल मिलाकर हर तरफ बिखराव की खबरें हैं। समाजवादी पार्टी का अलग बिखराव, बसपा की केवल औपचारिक उपस्थिति। तो सवाल इस बात का है, अब जो मूल विषय पे आते हैं कि नई भारत विपक्ष मुक्त भारत 2014 के समय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते कहते हालात ऐसे बन रहे हैं कि यह लग रहा है कि कहीं विपक्ष मुक्त भारत की स्थापना तो नहीं हो जाएगी। क्या एक पार्टी ही लोगों की आकांक्षाओं का केंद्र भर न बन जाएगी? क्या बाकी पार्टियों के लिए अब सांस लेना भी मुश्किल नहीं हो जाएगा? जिस तरीके से पार्टियों का दायरा सिमट रहा है, वाम मोर्चा महज औपचारिक उपस्थिति देश में रखता है, दूसरी तमाम पार्टियां भी लगातार अपने जनाधार को घटता हुआ देखने के लिए मजबूर हो रही हैं। तो ये सवाल अपने आप में जायज है। समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसके मायने क्या होंगे, या लोकतंत्र को कितना मजबूत बनाएगा, देश को किस तरीके से समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा, या कोई और शंकाएं हमारे जहन में आएंगी। इस मसले पर विस्तार से बातचीत के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि सर्व स्वसंकल्पनावश लघु भवती वाह गुरु, अर्थात सब कुछ अपने संकल्प द्वारा ही छोटा या बड़ा बन जाता है। योग वशिष्ठ के अंतर्गत यह सूत्र हमें प्राप्त हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पिछले दिनों जब वो गोवा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी। इस देश में करोड़ों लोगों के लिए संकल्प बन गया है। क्या वाकई ऐसा है? क्या कांग्रेस पार्टी जो इस देश की आज़ादी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय रखती है, आज़ादी के बाद देश के इतिहास में अहम भूमिका रखती है, वो भविष्य के संदर्भ में महज औपचारिक उपस्थिति ही रखी रहेगी? ये विचार जहन में आता है। इसकी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ 5 दशक से भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ की राजनीति कर रहे रामविलास शर्मा जी, हरियाणा भाजपा के कद्दावर नेता, वो खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हैं, जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं। किशोर तिवारी जी हमारे साथ में हैं, शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं, वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में इस समय संचालित है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हमारे साथ में हैं, जो तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। भाजपा के विपक्ष मुक्त भारत के सपने को बंगाल में रोकने का काम टीएमसी ने किया है, वो हमारे साथ है। और इस सबके बीच में ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जो प्रवक्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए भी मौजूदा समय खासा चुनौतीपूर्ण है। देखें उस चुनौती को वो किस नजरिए से देखते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी से ही करते हैं और उनसे ही पूछते हैं, किसी समय कहा गया कांग्रेस मुक्त भारत अब विपक्ष मुक्त भारत की ओर अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। कितना चिंतित हैं राकेश चतुर्वेदी जी इस पर? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार अगर देखा जाए तो चिंता का बहुत गंभीर विषय है जी। किसी भी संसदीय प्रणाली को अगर उसको अक्षुण्ण रखना है तो उसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है।
जी। विश्व में कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है बिना एक सुदृढ़ विपक्ष के नहीं चल पाई। और जिन लोगों की मंसूबे ये होते हैं कि हम विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देंगे, तो एक अपने मन में एक भाव तो आता है उनके, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा ये मानना है जी कि सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है जी और सूर्य पुनः उदय होता है, पुनः लालिमा में आता है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी अपने एक तरीके से यौवन पे है, जी तो कुछ भी स्टेटमेंट दे दे, लेकिन ये सारे स्टेटमेंट, सारे वक्तव्य लोकतंत्र को कमजोर करने वाले हैं, देश की मूल जड़ को कमजोर करने वाले हैं, जिसके ऊपर देश स्वतंत्रता के बाद स्तंभ खड़ा हुआ है। जी तो नरेंद्र मोदी साहब अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, नरेंद्र मोदी साहब अगर ये कहते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र में जड़ों पर मट्ठा डाल रहे हैं, जड़ों को खत्म करना चाहते हैं। और एक तंत्री व्यवस्था में सिवाय इसके कि वो तानाशाह रह जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन भारत की 135 करोड़ जनता बहुत सचेत है, इसने हिंदुस्तान की आजादी में अपना योगदान दिया है और अपनी कुर्बानियां दी है। हम लोग आज मैं राकेश जी आपसे रोकना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, क्या विपक्ष मजबूत हो ये भी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी का विषय है? क्या आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाए और ये कहे कि भाई हमारी सीटें बहुत हो गई हैं, थोड़ी विपक्ष को भी दे दो, हमें वोट बहुत मिल गए हैं, अब आप विपक्ष को भी दे दो? क्या अब आपकी अपेक्षा ये रह गई है विपक्षी पार्टियां अगर जनता के संदर्भ में अपने आप भरोसा पैदा नहीं कर पा रही, विपक्षी पार्टियां जनता की उम्मीदों को अगर पूरा नहीं कर पा रही, जनता अगर विपक्षी पार्टियों की कथनी पर यकीन नहीं कर पा रही, तो क्या इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया जाए? ये सवाल जहन में आता है, इसका कोई उत्तर क्या राकेश चतुर्वेदी जी के पास आता है? जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, विपक्ष अगर कमजोर हो रहा है तो मैं ये मानता हूं कि विपक्ष की खुद की भी एक आंतरिक कमजोरी है, संगठन को ना मजबूत करने की और ना जनता में पहुंचने की। लेकिन दूसरे विपक्षों को आप जब जड़ मूल से खत्म करेंगे, जब शासकीय एजेंसियों का आप दुरुपयोग करेंगे, जब लोगों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे डलवाएंगे, ईडी के नोटिस देंगे, लोगों को बंद कर देंगे, समाज सेवा में काम करने वालों लोगों को आप जेल में डाल देंगे, पॉलिटिकल लोगों के यहाँ आप दबिश डलवाएंगे इन सारी व्यवस्थाओं से, और यहाँ खरीद फरोख्त अपने चरम सीमा पे पहुंच जाएगी देश में। करोड़ों करोड़ रुपए देकर आप जो है लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, चाहे गोवा हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, सब देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो। तो इसमें मैं उनको आरोपित इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारे सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और इससे राजनीतिक दल कमजोर नहीं होगा। जैसे एक बात आपने कही कि वामपंथी अब नाम मात्र के रह गए, वो भी एक बड़ी विचारधारा है, वो देर सवेर फिर कहीं ना कहीं आएगी, उभर के आएगी। तो आप इसको इनके कहने से खत्म नहीं किया जा सकता है बीजेपी वालों से, ना आरएसएस से। लेकिन जिस तरीके से इन पे कुठाराघात हो रहा है, जिस तरीके से इनके ऊपर केसेस लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। चौधरी राकेश सिंह जी ये तो बोल रहे हैं कि हाँ विपक्ष को भी कुछ करना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की मेहनत के साथ केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर डाल रहे हैं। उनका मानना है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका जो तौर तरीका है वो विपक्ष को कमजोर कर रहा है, विपक्ष के संख्या बल को घटा रहा है। इसके संदर्भ में समझने के लिए मैं रामविलास शर्मा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष के थोड़े स्वर को और देख लेते हैं। किशोर तिवारी जी मेरे साथ में हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। अब से कुछ दिन पहले तक शिवसेना की सरकार थी, अभी भी शिवसेना की सरकार है, पर किशोर जी की सरकार नहीं है। किशोर जी आपसे समझना चाहूंगा, विपक्ष मुक्त भारत, शिवसेना जैसा दल भी भाजपा के साथ मिलने के लिए इतना आतुर हो गया कि ठाकरे परिवार को छोड़कर भाजपा का साथ ले लिया। कुछ कहेंगे किशोर जी? डॉक्टर साहब जी, आप भी प्रत्यक्षदर्शी है, मैं भी प्रत्यक्षदर्शी जी, और वो काकभूषण जी भी प्रत्यक्षदर्शी होगा जिसने योग वशिष्ठ बताया था, राम को वशिष्ठ जी ने जो दिया था। देखो शील खत्म हो गया जी, समाधि तो है लेकिन वो समाधि भी वो आसाराम वाली है, लेकिन प्रज्ञा के जो सूत्र थे दो जी, कि संकल्प और दर्शन, ये दोनों चीजों में बहुत कमी आ गई है। राजनीतिक चीजों में जो कुछ उतार देखा उसका एक्सट्रीम चीज तो मुझे महाराष्ट्र में देखने मिली जी, कि एकनाथ शिंदे खुद तो 14 लोग लेके गए थे जी, लेकिन बाद में
देवेंद्र फडणवीस ने उसको 50 में कर डाला जी। और 50 के लिए 4 प्लेन लगे थे, सब चीजें थी। अब मैं बताता हूं कि उद्धव जी भी एक शॉक में थी, गुजर रहे हैं, लेकिन आज का जो निर्णय लिया ना, वो निर्णय की मांग करने वाले में मैं भी था। क्योंकि ऐसा है कि मुर्मू जी की जो उम्मीदवारी राष्ट्रपति पद के लिए आई जी, तो हमारे जो रामविलास शर्मा जी है उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि इंटरव्यू हुए 30 लोगों के आरएसएस की तरफ से, बीजेपी के भी 30-40 लोगों के इंटरव्यू हुए, लेकिन मोदी जी ने 19 के बाद जो फंडा अपनाया है कि वो अपने मर्जी का करेंगे। तो अभी तो आरएसएस भी दरकिनार है और तेरी भी चुप मेरी भी चुप चल रही है, लेकिन विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना मुझे लगता है कि इस देश में जन आंदोलन का शेप ले लेगी अगर ये ज्यादा चली तो। देखिए, अभी तो मेरे मुख्यमंत्री ने मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बोलना सुना और जनता की आवाज भी थी, क्योंकि एक महिला और आदिवासी महिला, ये तो इतिहास ही हो जाता कि हम उसको सपोर्ट नहीं करते। वैसे भी हम एनडीए में भी थे तो हम यूपीए के कैंडिडेट को भी सपोर्ट करते थे। हमने प्रणब मुखर्जी को किया था, प्रतिभादाई पाटिल के वक्त भी किया था। तो हम हमारा स्टैंड राष्ट्रपति के लिए हरदम अलग रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हिमांशु जी कि हमने बीजेपी के तरफ हाथ बढ़ाया है। आप ये मत सोचना, नहीं तो तुमको लगेगा। अभी तो बीजेपी ने जो बाला साहेब के बेटे के पीठ में खंजीर खुपस के उसकी पार्टी और उसको सत्ता से पदच्युत किया है, ये चीज लेके तो हम जनता में जाएंगे। और देखो, हम स्क्रैप से चालू होंगे। ये आप जब जाओगे किशोर तिवारी जी तब जाओगे, लेकिन आपकी हालत क्या हो रही है? आप इसके विषय में कोई विचार कर रहे हैं? आपने एनडीए में रहते हुए यूपीए के कैंडिडेट को समर्थन किया था, वो फैसला किसने लिया था? वो फैसला लिया था बाला साहब ठाकरे ने, वो फैसला उनका था। अभी जो फैसला हुआ है वो फैसला आपके बागी विधायकों का, बागी सांसदों का, धमकी देने वाले सांसदों का है और लाचार होकर उद्धव ठाकरे के द्वारा उस फैसले पर सहमति है। तो हम मुद्दे पर रहते हैं किशोर जी, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिग्विजय का रथ है उसे रोकने की कोई कोशिश करता है तो वो अपनी पार्टी में भी अकेला रह जाता है? इसका एक उदाहरण शिवसेना के रूप में देश के सम्मुख आया है। एकनाथ शिंदे समेत अब फडणवीस के प्रयास से हैं कि गडकरी जी के प्रयास से हैं कि अमित शाह जी के प्रयास से, वो जाने दीजिए। महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी विधायक आपके साथ नहीं रहे। तो क्या विपक्ष मुक्त भारत की दिशा में भाजपा का रथ तेज गति से नहीं चल रहा है? इसके संदर्भ में किशोर जी क्या सोचते हैं? धमकाना अपनी जगह है, पर सत्य के संदर्भ में भी तो कुछ कहिए। मान लिया आप शून्य से शुरू होइएगा, किसे ऐतराज है, पर आपको शून्य पर ला दिया भाजपा ने, ये तो आप मान ही रहे हैं ना? नहीं, अगर सार्वजनिक जीवन में किसी को भ्रष्टाचार का भय है या कोई शुचिता और शील छोड़कर धन के प्राप्ति के लिए चला जाता है, तो ये देखो, मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर हमको 40 विधायक ही छोड़ के गए और उनके 100-150 चमचे, और कुछ नहीं है। अभी हम जनता हमारे साथ है और जनता पर्याय चुनती है। बीजेपी ये महाराष्ट्र के संदर्भ में बहुत बुरी तरह उनकी प्रतिभा खराब हुई है, लेकिन अभी हमको तो जो हमारे वोट डालने वाले लोग हैं उनकी तो इज्जत करना ही पड़ेगा ना। उनकी इज्जत करना पड़ेगा। किशोर तिवारी जी ये कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हमें स्क्रैप से शुरू होना है, पर फिर भी दावा कार्यक्रम में ये कर रहे हैं कि 40 विधायक और उनके 100-150 चमचे। चमचों में कौन को कह रहे हैं? वो तमाम नगर सेवक जो नवी मुंबई के हैं। कौन चमचे? वो जो ठाणे के नगर सेवक हैं, पार्षद जिन्हें हम कहते हैं। वो कल तक सम्माननीय नगर सेवक होते थे, आज चमचे हो गए। क्यों? क्योंकि वो अब उद्धव ठाकरे जी के साथ नहीं है। लेकिन हमारा विषय उद्धव ठाकरे नहीं है, हमारा विषय शिवसेना भी नहीं है। हमारा विषय तो यह है पक्ष भाजपा के सम्मुख चुनौती बनकर टिक पा रहा है, रह पा रहा है, यह सवाल है। और इसके संदर्भ में एक निष्कर्ष जो चौधरी राकेश सिंह जी ने दिया वो ये है कि भाजपा का जो प्रभाव है वो तो अपनी जगह, विपक्ष की जो कमजोरी है वो तो अपनी जगह है, पर इसके साथ में केंद्रीय एजेंसियों की द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो बड़ा भूमिका निभा रहा है। रामविलास शर्मा जी के पास जाने का वक्त आ गया है। रामविलास जी, आपसे ही जानने की कोशिश करते हैं, विचार से नहीं जीत पा रहे तो प्रकार से जीतेंगे।
पर जीत कर रहेंगे, क्या इस संकल्प पर चल रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं जी कि आपके चैनल्स के बड़े बड़े हस्तियों से परिचय हो गया, जनता से मुलाकात हो गई। जी मैंने माननीय राकेश चौधरी जी को सुना, मैंने किशोर जी तिवारी जी को सुना। ये अपनी अपनी जगह से, तिवारी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू जी का समर्थन करने में आए हैं। जी भाजपा शिवसेना पुराने मित्र हैं, बीच में एक कोई कारणों से दरार आ गई थी, अब वो फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। इसके लिए मैं तिवारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी मैं हिमांशु जी, आप ऐसे खोजी पत्रकार हैं, आप ऐसा गंभीर विषय लेकर के आते हैं जिसका जवाब देने में भी, जिसके ऊपर बोलने में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आपने 60 साल, जी हमारा जन्म तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ बनाया, जी फिर श्रीमान वाजपेयी जी आए, अडवाणी जी आए, दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई, सब हुआ। एक समय वो था जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी जी और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश की लड़ाई लड़ने जा रही थी, तो वाजपेयी जी से मिलकर के आशीर्वाद लेकर के, और वाजपेयी जी जो भावुक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा दुर्गा भवानी बनकर के लड़ो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ। इन 8 सालों में मैं बड़ी बेबाकी से, क्योंकि मैं संघ का प्रचारक भी रहा और जनसंघ का संगठन मंत्री, बीजेपी का 5 बार विधायक, 3 बार मंत्री, मैं आपको बड़ी प्रमाण के साथ हिमांशु जी एक बात कहना चाहता हूं कि इन 8 सालों में विपक्ष ने, यदि आप जैसा विद्वान पत्रकार देखेगा, सारे लोग मिलकर के जी नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने के सिवाय ना इनका कोई एजेंडा है, ना इनका कोई सामूहिक झंडा है, ना उस झंडे में कोई डंडा है। जी बंगाल के चुनाव में, हिमांशु जी मैं 1 मिनट लूंगा जी, बंगाल के चुनाव में मैं 15 दिन था और साल्ट लेक में मैं रहता था। हमारे जुम्मे 2 विधानसभा थी। कम्युनिस्ट पार्टी, ज्योतिबा 32 साल मुख्यमंत्री रहे बंगाल के। कांग्रेस, ऑल इंडिया पार्टी, श्री राहुल गांधी, कम्युनिस्ट पार्टी, सबने मिलकर के कहा कि अपनी अपनी दुकान बंद करो, नरेंद्र मोदी का विरोध करो, बीजेपी को हराओ। एक सीट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की नहीं आई, वोट नहीं मांगे। एक सीट कांग्रेस की नहीं आई। एक एजेंडा हो गया है, कोई भी मुद्दा हो, यानी ये सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं, ये बालाकोट के एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं। नहीं, ये तो ठीक है रामविलास जी, जनता के स्तर पर इनकी ये इच्छा है कि नरेंद्र मोदी को हराओ, ये बात समझ में आती है, और आपकी भी ये इच्छा समझ में आती है कि सबको हराओ और केवल हमको जिताओ, ये भी बात समझ में आती है। पर लोग समझना ये चाहते हैं कि जीत के फिर भी अगर किसी दल से जो लोग आ जाते हैं, उनको भी भाजपा इतनी ज्यादा क्यों भाती है, और उसके चलते विपक्ष मुक्त भारत की संकल्पना पूरी कैसे होती जाती है, ये समझ पाने में बड़ी दिलचस्पी है। तो थोड़ा इस पर रोशनी देना। लोग जीतते कांग्रेस से हैं, लोग जीतते दूसरे दलों से हैं, लेकिन उसके बाद भी भाजपाई हो जाने के लिए इतने व्याकुल हो जाते हैं, ये समझाएं। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का शिष्य जी, और वो लगातार 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी से, मुख्यमंत्री जी से ये कहते रहे कि हम कांग्रेस को हरा के आए हैं, हम एनसीपी को हरा के आए हैं, वो विधायक तो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। उनकी बात नहीं सुन करके और शिवसेना ने और बीजेपी ने मिलके हिमांशु जी मैंडेट
महाराष्ट्र की जनता ने 106 विधायक बीजेपी के जिताए। अरे छोड़िए ना रामविलास जी, ऐसा काम तो बिहार में भी हुआ था। नीतीश कुमार और लालू यादव ने भी मिलकर भाजपा को हराया था। बाद में क्या हुआ? आपने नीतीश कुमार को पटाया, भाजपा का साथ मिलाया और नतीजा ये हुआ कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को किनारे पे बिठाया। तो कुल मिलाकर इस पूरे परिदृश्य पर भी तो लोगों की दृष्टि रहती है। पर मैं अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। रामविलास जी तो कुल मिला के ये बता रहे हैं कि भाजपा का जो भी फार्मूला है वो कारगर है, वो सफल होता है और इसके चलते विपक्ष देखने के लिए मजबूर होता है। तो ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी मेरे साथ में, और ब्रजमोहन जी आपसे जानना चाहता हूँ, जो पार्टियां संकट में उनमें आपकी पार्टी भी खड़ी दिखाई देती है। शरद पवार जब तक हैं तब तक टिके हुए हैं, पर शरद पवार के बाद क्या ये सवाल जहन में आता है, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ संकट ही ये पैदा हो गया है कि उनके उत्तराधिकारी उस पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस साल 10 फरवरी को जब गोवा में भाषण दिया था तो कहा था कि अनायास मेरे मुंह से निकल गया था कुछ साल पहले, कांग्रेस मुक्त भारत, और वह करोड़ों देशवासियों के मन का संकल्प हो गया है। और अब बात होने लगी है विपक्ष मुक्त भारत। क्या आपको लगता है ऐसा हो जाएगा या इसे रोक लिया जाएगा? और रोक लिया जाएगा तो कैसे रोक लिया जाएगा? हिमांशु जी, देखिए कि आपने बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए। मैं कहां से शुरू करूं? मैं सोचता हूं कि मैं सबसे पहले आदरणीय मोदी जी से आऊं, क्योंकि आपने अंत में उसी बात को कहा है। तो आदरणीय मोदी जी खाली कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं कर रहे जी। वो अपनी पार्टी में भी जो उनका स्थापित नेतृत्व है उसको भी समाप्त कर रहे हैं जी। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2 लोगों के अलावा तीसरा नाम आदरणीय जेपी नड्डा साहब का जरूर आ रहा है। इसके बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई या कार्यकर्ता ये सोचे कि हमको कोई नेता कुछ दिलवा सकता है, क्योंकि उन नेताओं की स्थिति कैसी कर दी। आप देखिए कि अपने मंत्रिमंडल से उन्होंने 11 लोगों को निकाला, एक आदमी की आवाज भी नहीं, और आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को ये नहीं बता पाए कि 11 लोगों पे किस प्रकार के आरोप थे, उन्होंने किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जिससे उनको निकालना पड़ा। तो जो व्यक्ति या जो नेतृत्व अपनी पूरी पार्टी को ही समाप्त करने में लगा हो, तो उससे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो दूसरे दल के नेताओं के प्रति कोई सम्मान रखेंगे। ब्रजमोहन जी, मैं विनम्रता पूर्वक बीच में रोकना चाहूंगा आपको, माफी के साथ। इसको आप दहशत करार देंगे या अनुशासन करार देंगे? इसे समर्पित कार्यकर्ताओं का एक अनुकरणीय उदाहरण कहेंगे या हिटलरशाही के तौर पर परिभाषित करने की कोशिश करेंगे? आप बोल रहे हैं मोदी जी ने बताया नहीं, क्यों हटाया? किसी ने सवाल ही नहीं उठाया पार्टी के अंदर। वो लोग सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, ऐसा भाजपा के संघ दीक्षित कार्यकर्ता नेता बताते हैं। सेवा के लिए आए हैं, जो दायित्व दिया जाता है उसे निभाते हैं। जब मंत्री बनाया तो मंत्री थे, अभी संतरी बनाया तो संतरी के तौर पर है। आप इसको लेकर इतना बिफर क्यों रहे हैं? भाई, अगर आपकी पार्टी में लोग ऐसे परिवर्तन सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या आप नहीं मानते हैं कि शायद यही कारण है जिसके चलते आप भाजपा नहीं बन पा रहे हैं? भाजपा ने अनुशासन के स्तर पर इतना जबरदस्त संगठन खड़ा कर लिया है जिसका मुकाबला कर पाना विपक्ष के लिए भारी पड़ रहा है। ब्रजमोहन जी, ना हम भारतीय जनता पार्टी नहीं बनना चाहते जी। संगठन होना और आतंक होना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ये आतंक का परिचायक है। आप बताइए कि गुजरात के पूरे मंत्रिमंडल को मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सारे लोगों से इस्तीफे ले लिए गए। एक भी आदमी ये नहीं, आंसू निकलते रहे उनके, रोते रहे वो, लेकिन उनकी ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो नेतृत्व के खिलाफ कुछ बोल दें। अभी आदरणीय 2 रोज पहले आदरणीय उमा भारती जी ने एक बयान दिया है मध्य प्रदेश में। उन्होंने खुल के इस बात को कहा कि जब मैंने गंगा की बात उठाई तो तत्काल मेरा विभाग बदल दिया गया, मैं इसलिए नहीं बोल पाई कि मैं बोल नहीं सकती थी। तो जहां इसको आप अनुशासन मत बोलिए, ये पूरी तौर से हिटलरशाही या आतंक का परिचायक है। खैर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी जो हालात बन रहे हैं इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करते हैं, हमारा नेतृत्व पूरा मजबूत है और आदरणीय शरद पवार जी के साथ उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस की पूरी तौर से संगठित है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हमारे 2 मंत्री बगैर किसी कारण के जेल में बंद कर दिए गए, लेकिन आज तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट की आवाज नहीं आई है। यह है अनुशासन। वहां पे हम लोग बात करते हैं, वहां पर हम लोग बोलते हैं, लेकिन वहां पर हिटलरशाही नहीं है, वहां पर सामंजस्य है और अपनी बात कहने का पूरा मौका है। ये उसका वो एक सामने दिखता है। दूसरी बात जो बात आ रही है कि क्या देश विपक्ष रहित हो जाएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आदरणीय मोदी जी ने ये बात तो 2014 के बाद ही कही थी
कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 12 करोड़ वोट दिए देश की जनता ने कांग्रेस को। तो अगर कहीं भी उनकी इस बात के ऊपर लोग सहमत होते तो इतने वोट नहीं मिलना चाहिए थे। सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले। सिर्फ अभी जो हालात है, ये हालात क्यों है, ये बात बिल्कुल सच है कि इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमारे अपने संगठन उतने हम लोगों ने मजबूत नहीं बनाए। दूसरी चीज ये कि हमने ऐसे कमजोर लोगों को संगठन में मौका दिया विधायक बनने का, सांसद बनने का, जो नैतिक रूप से भी कमजोर है और बाकी की चीजों से भी कमजोर निकले। उसी का तो दुष्परिणाम है कि उनको प्रॉपरली उनके खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है, ईडी का आरोप लगाया जा रहा है, सीबीआई के माध्यम से आरोप लगाया जा रहा है, इनकम टैक्स के माध्यम से। तो क्यों उनमें घबराहट है? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है जिससे उनको लगता है कि वो समाज से जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरा, समाज के प्रति नेताओं की, ये जो हमारी पार्टी के लीडर्स हैं, इनकी जवाबदेही भी प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज अगर इस पार्टी को हम छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता इस मुद्दे पे कोई उंगली नहीं उठाएंगे। तो ये जो स्थिति निर्मित हुई है, ये इसको निश्चित रूप से रोकने का काम हमारी पार्टियों के नेतृत्व को करना पड़ेगा, जो विपक्ष की पार्टी है उनको करना पड़ेगा। आज आप देखिए गोवा में क्या हुआ, जब गोवा में कांग्रेस ने मजबूती के साथ अपनी बात कही तो जो लोग कांग्रेस छोड़ के जाना चाहते थे उनको वापस आना पड़ा। तो ये भी चीज है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें बिल्कुल एक तरफा हो रही हैं, पर ये बात बिल्कुल सच है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी या उनके नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा दें और ये कहें कि हम लोग आराम से बैठे रहें। जैसा भी आपने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर कहें कि साहब यहाँ से इस पार्टी के 5 लोगों को जिता दीजिए, वहां पे जिता दीजिए, जिससे कि विपक्ष मजबूत हो। ये काम हम ही लोगों को करना पड़ेगा। मैं कल्पना करता हूँ देश की आजादी के समय का, उस समय तो अंग्रेज इससे ज्यादा अत्याचार करते थे, अनाचार करते थे। अगर उस समय ये नेता लोग होते तो मैं सोचता देश आजादी नहीं होता, ये गुलामी रहता। उस समय भी तो थे, इन सारी चीजों को उस समय के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने फेस किया। आज क्या कारण है कि लोग जेल जाने से डर रहे हैं? क्या कारण है कि लोगों में घबराहट है? सिर्फ इसीलिए कि कहीं ना कहीं उनमें कमी है। उस कमी का फायदा अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या ईडी, सीबीआई के माध्यम से उठाया जा रहा है तो हम उंगली जरूर उठा सकते हैं, लेकिन हमको आत्ममंथन ये भी करना पड़ेगा कि हमने ऐसे कमजोर लोगों को चुना क्यों। और ये तो मैं सोच रहा हूँ एक बहुत अच्छी परंपरा देश में शुरू हो रही है। अब आने वाले दिनों में राजनीति के अंदर नेताओं को चयन करते समय अपने उन साथियों को चुनना पड़ेगा जो पूरी तौर से मजबूत हो। मैं एक बात और इसमें हिमांशु जी कहना चाहता हूँ, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। ये प्रयोग इससे पहले भी हुए, जब किसी पार्टी के अंदर समकक्ष नेताओं की भरमार हो जाती है तो जो निर्णय लेने वाला नेतृत्व होता है वो बाहर से आयातित लोगों को लेकर आता है, जिससे कि वो अपना हक ना मान सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से दूसरी पार्टियों को तोड़कर और नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लाया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको अवसर दिए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसको ये भय हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना नेतृत्व जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में 30-35 साल से काम कर रहा है, अगर वो अपना हक मांगेगा तो क्या होगा। तो उसको पूरी तौर से न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर के लोगों को लाया जा रहा है। और इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के कई सारे सांसद हैं जो वरिष्ठ नेता थे अपनी अपनी पार्टियों में, बीजेपी में सांसद बन के बैठे, उनका नाम तक कोई सुनने को नहीं मिल पा रहा। जगदम्बा पाल जी हैं, बहुत बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के, सांसद जब से बने भारतीय जनता पार्टी को उनका नाम ही सुनना बंद हो गया। तो ऐसे कई सारे है। ब्रजमोहन जी एक अलग एंगल दे रहे हैं, बोले कि अन्य दलों से इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि भाजपा के जो पुराने लोग हैं वो आवाज ना उठा सके। क्या वाकई ऐसा है? एक तरफ बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगे किसी के मुंह खोलने की हैसियत नहीं है, दूसरी तरफ ब्रजमोहन जी का मानना है कि लोग आवाज न उठा दे इसलिए बाहर के लोगों को लाया जा रहा है। मामला बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इस दिलचस्प मामले के बीच में हमारे पास एक ऐसा प्रवक्ता है जो विपक्ष मुक्त भारत के सपने के संदर्भ में बहुत बड़ा अवरोध है। उसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। उसके नेता हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से भाजपा की लहर के बीच अपने आप को पश्चिम बंगाल में बनाए रखा है वो कमाल है। वह मोर्चे को पटकनी, कांग्रेस को पटकनी, भाजपा को भी पटकनी और इन सब के बीच में लगातार उनके लोहा लेने की क्षमता। या तो दिल्ली के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल जो निरंतर भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं, या दूसरी ममता बनर्जी। तो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। विपक्ष मुक्त भारत के सपने के संदर्भ में पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस की सफलताएं अचंभित करती हैं, लेकिन लोकसभा में तो आपके हिस्से में भी एक बड़ी चुनौती आती हुई दिखी। भाजपा ने जैसी सफलता वहां पर हासिल की, तो आने वाले भविष्य को लेकर पुरोहित जी आप क्या देखते हैं?
जी, भविष्य मैं आप बता देता हूँ कि ये देश, हमारा जो देश है ना, ये लोकतांत्रिक ढांचे पे बना हुआ देश है। यहाँ जिस तरह से मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बनकर आए, उन्होंने सबसे पहले जो नेहरू जी के द्वारा प्लानिंग कमीशन था उसको बंद कर दिया। उसके बाद में आप देखिए, जिस तरह मैं आपको सरकारें गिना रहा हूँ, कुछ सरकारें जैसे कर्नाटक ले लीजिए, आसाम ले लीजिए, आप YSR रेड्डी की गवर्नमेंट भी ले लीजिए, इसको भी मोदी जी चला रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि विपक्ष की सरकार है, क्योंकि उनके ऊपर केस थे कुछ CBI ED के, उसको मैनेज कर करके वो चल रहे हैं। वो अमित शाह जैसा बोलेंगे वैसा ही उनको करना है, तो विपक्ष नहीं है वहां पे। एकमात्र रह जाती है पश्चिम बंगाल की, हमारी बंगाल की केंद्रीय ममता बनर्जी। देखिए, उन्होंने CPM को शून्य किया है बंगाल में। 1993 में, आज से 29 साल पहले 21 जुलाई को जब छात्र आंदोलन था, 13 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी। एक कोई धरना प्रदर्शन था, उस धरना प्रदर्शन के अंदर जब उन्होंने वोट जनता की मांग की थी, आपको पता होगा संसद में आज जो वोटर ID कार्ड है, ये ममता बनर्जी की देन है। और आज हम आपको वादा करते हैं कि आने वाले चुनाव 2024 की ये बिल्कुल कही जा रहा है कि बंगाल और इनको कर सकेंगे। दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिनको आएंगे, जो लोकतंत्र में जनता के लिए खड़े हैं, उनको जनता के लिए, जनता का काम करने के लिए ऐसी सरकार जो तानाशाह के रूप में, जो रात को 8 बजे आते हैं प्रधानमंत्री, रोड बंद हो गए। आज रात को आ गए कोई समय, आप घंटी बजाइए। आज नासिर बनाई गई इलाहाबाद के अंदर में, आज तक उसकी चर्चा नहीं होती है। इतने लोग मर गए कोरोना काल में, जिसके डाटा नहीं मिलेंगे आपको। RTI से डाटा मांगी, आपके पास डाटा नहीं मिलेंगे। तो आप सोचिए, देश को आर्थिक अवस्था की बात कर रहे हैं, बगल में श्रीलंका का जो हालत है, आज हमारे देश में $260 बिलियन हमें आने वाले 9 महीनों में चुकाना है। जी, कहाँ से लाएंगे आप पैसा? $80 हो गया है, और IMF इन्होंने डाटा दे दिया है अपना कि आप आने वाले समय में 90-94 कुछ भी फिगर जा सकता है। आप पुरोहित जी के साथ में हमें थोड़ी सी दिक्कत जा रही है कनेक्शन के संदर्भ में, तो मैं अपनी चर्चा को चौधरी राकेश सिंह जी के पास लेकर आता हूँ। और राकेश सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या विलाप विपक्ष का उद्धार कर देगा, या चौधरी राकेश सिंह जैसा मजा हुआ राजनेता इस बात से इत्तेफाक रखता है कि चुनौती तो बड़ी है, विपक्ष को अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने की चुनौती है, विपक्ष को जनता के बीच में भरोसा पैदा करने की जरूरत है कि इस देश का भला केवल भाजपा नहीं कर सकती, हम भी हैं, हम में भी कुछ दम है, हम में भी कुछ विचार है, हम में भी कुछ क्षमताएं हैं जो इस देश के संदर्भ में कुछ अच्छा करा सकती है। क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले कुछ समय में भाजपा ने एक ऐसा आभामंडल देश के सम्मुख बनाने में सफलता हासिल की है कि अगर देश का हित चाहिए, देश का भला चाहिए, देश की उन्नति चाहिए, देश की तरक्की चाहिए, देश की प्रगति चाहिए, तो आपको भाजपा के साथ होना चाहिए। इसी का नतीजा है कि ममता बनर्जी भले ही विधानसभा चुनाव में जीतती हो, लेकिन लोकसभा में भाजपा पश्चिम बंगाल में ठीक ठाक सीटें हासिल करती है। एक बड़ा उदाहरण उड़ीसा के रूप में देखने को मिलता है। एक साथ चुनाव होते हैं, वोटर निकलता है घर से, राज्य के संदर्भ में नवीन पटनायक की पार्टी को वोट देता है, लेकिन देश के संदर्भ में भाजपा के लिए वोट दे देता है। तो आपसे जानना चाहता हूं राकेश चौधरी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष के लिए विचार करने का समय है, विलाप करने का नहीं? बेशक विलाप करने से कोई भी सेनाएं रण नहीं जीता करती हैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। उसमें आत्मबल भरने की आवश्यकता है। लेकिन आपने 2-3 शब्द कहे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए जी, कि प्रगतिशील सरकार, बहुत तरक्कीशुदा, रोजगार देने वाली या बहुत उन्नति करने वाली, विचारधारा देने वाली, इसलिए लोग उसकी तरफ आकर्षित हैं। तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि भारतवर्ष में जितने उद्योग धंधे थे वो सब चौपट हो गए जी। अडानी जैसे लोग जो कुछ नहीं थे, वो चंद वर्षों में देश और दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले बन गए। तो मैं इस बात से बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ जी, कि विपक्षी दलों को अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ता को मजबूत करना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा जी। लेकिन हमें 2 लोगों से लड़ना है, हमें बीजेपी और RSS से लड़ना है, और प्लस हमें ED ऐसी एजेंसियों से लड़ना है जो प्रधानमंत्री के पैरों तले दबी हुई है। जहां तक आपने कहा कि विपक्ष मुक्त भारत, और आप कहा है पूरा कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त भारत, तो मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का तो पहले से ही जहन में ये था जी। जब वो भारतीय जनता पार्टी की सदारत कर रहे थे, तभी उन्होंने इस देश को अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी को मुक्त करा दिया था। उन्होंने जिंदा रहते हुए लालकृष्ण आडवाणी को उनकी विचारधारा से मुक्त करा दिया है, तो घर बिठा दिया, बेचारे तरस रहे हैं।
कि कब उनका कहीं नंबर आए। तो उनका जो प्लान है वो अंदर भी चल रहा है लोगों को घात देने का, लेकिन विपक्षियों को अपनी दृढ़ता कायम रखना पड़ेगी, हमें अपना बल मजबूत रखना पड़ेगा और हमें दो लोगों से लड़ना है, सरकारी एजेंसियों से लड़ना है और प्रधानमंत्री और आरएसएस से लड़ना है। जो निरंतरता हमारी जारी रहेगी, चौधरी राकेश सिंह जी मान रहे हैं कि हमें करना है, पर ये बात तो इतने लंबे समय से कही जा रही है, सारा विपक्ष कह रहा है हमें करना है करना है करना है, पर हो तो कुछ नहीं रहा है। और जो विपक्ष में है वो भी दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। अभी कल AIADMK का विभाजन हो गया, शिवसेना के विभाजन को हमने देख लिया, कांग्रेस कब कहां विभाजित हो जाए पता नहीं चलता है। उभरेंगे कैसे किशोर जी, थोड़ा रोशनी देंगे? सब्जेक्ट पर थोड़ा सा हाथ लगा दिया था ब्रिज मोहन श्रीवास्तव जी ने। देखो क्या होता है कि अभी बीजेपी के जो ओरिजिनल चुन के आए वाले 106 है, उसमें 70 लोग पुराने कांग्रेसी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, कांग्रेस थी। हमारे जो 40 गए उसमें से 20 ये पुराने वही है। तो अभी ये अपने कैडर को डेवलप करना और उस कैडर को सार्वजनिक जीवन में कैसे रहना, और ये जो लोगों ने 5-5 हजार करोड़ की संपत्ति बनाई, उससे कितनी परेशानी होती है कि स्वाभिमान बेचकर जबरन बंधुआ मजदूर बन के भागना पड़ता है, ये देख लिया उन्होंने। देखिए बीजेपी को ये चांस हमने दिया, लेकिन हमने बीजेपी का ये आह्वान बहुत सीरियसली लिया है। अगर मोदी जी चाहते तो यही ऑफिशियल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शायद हमको सबक सिखाने की सोची थी। अभी हमने हमारे सांसदों की बात सुनी है, लेकिन ना मैं नहीं सोचता कि मराठी अस्मिता वाला आदमी ये सब कुछ सहन करेगा। लेकिन डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और वंचितों को न्याय देने की जो प्रणाली है और वेलफेयर स्टेट की जो काम है, उसमें हम फेल हो गए। हाँ, तो वेलफेयर स्टेट की बात नहीं होती, करप्शन के खिलाफ में आंदोलन नहीं होते, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन नहीं होते, विपक्ष अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। ये क्या चल रहा है? अभी हमें आह्वान मिला है, आत्मचिंतन करके जनता के लिए अगर मैदान में उतरेंगे तो ही विपक्ष जिंदा रहेगा। सामाजिक न्याय कैसे नहीं हो रहा किशोर जी? आप जैसे लोगों को मजबूर कर दिया साथ देने के लिए। पिछली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव तो बताएगा कि दलित का बेटा जो है देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचेगा। इस बार बताएगा आदिवासी की बेटी देश की संवैधानिक प्रमुख होने जा रही है। स्वयं विजय किशोर तिवारी जी यहाँ कह रहे हैं। अब ऐसे में हम साथ ना दें तो क्या करें? तो भाजपा की ये रणनीति, भाजपा की ये राजनीति, जिसके तहत शिवसेना अंदर टीस भरी हुई है, भाजपा ने बाल ठाकरे के बेटे की पीठ में छुरा घोंप दिया है। इसके बावजूद भी किशोर जी आपकी पार्टी और आपने किया क्या है? उसी भाजपा के प्रत्याशी को साथ देने का ऐलान किया है। इतना मजबूर, इतना विवश अपनी रणनीति के तहत कर देते हैं। ऐसे लोगों से कैसे जीतेंगे किशोर जी आप? अभी इतना दर्द है आपके अंदर, इतनी पीड़ा है, इतनी तकलीफ है, फिर भी कर क्या रहे हैं जी? आपने जिसको घोषित किया उसको हम साथ दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या रह गया किशोर जी? जिनको वोट डालना है वो सांसद कहे जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि राजनीति इसमें ही है कि डिप्लोमेसी जैसी मोदी बना रहे वैसी डिप्लोमेसी से उनको काउंटर किया जाए। हम भी समय आने पर हमारा रुद्र रूप बताएंगे, लेकिन आज वो तन मन धन से उन्होंने हमें दगा दिया है। हम उनको समय आने पे देख लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि समय आने पे देख लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा भी अच्छा आदमी है, उसने समय का इंतजार करना, संयम का इंतजार करना, अपना संगठन मजबूत बनाना, उसके बाद ही हम जाएंगे, हम जनता के दरबार में जाएंगे, उनको बताएंगे। तो किशोर जी समय आने का इंतजार कर रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन अभी मान रहे हैं हाँ भाजपा की रणनीति तो है, क्या करें अब जैसी भी है। मुझे जाना है रामविलास शर्मा जी के पास, लेकिन मुझे लगता है कि कार्यक्रम का अंत मुझे रामविलास शर्मा जी से कराना चाहिए। इसलिए रामविलास जी से क्षमा मांगते हुए मैं एक बार ब्रिजमोहन जी के पास चले देता हूँ और उनसे ही जानने की कोशिश करता हूँ। इतनी दमदारी से आप बात कर रहे थे, आपके साथ में इस कार्यक्रम में बैठे हैं, रामविलास जी के बगल में बैठ गए आपको छोड़कर ब्रिजमोहन जी, जिनका नाम किशोर तिवारी है। तो ये भाजपा की राजनीति है। आपने महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया, उसमें धोखा खाया,
शिवसेना ने चिल्ला चिल्ला कर बताया भाजपा के कारण से धोखा खाया, फिर भी नतीजा क्या आया कि भाजपा ने उस शिवसेना का साथ पाया। क्या कहते हैं ब्रजमोहन जी, ऐसी राजनीति का, ऐसी रणनीति का क्या मुकाबला करेंगे आप? आपके अपने साथी, आपके द्वारा घोषित प्रत्याशी शरद पवार जी शामिल थे उसमें, जिसमें यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया था। शरद पवार शामिल थे उस फैसले में जिसमें उद्धव ठाकरे की कुर्सी बची थी, पर उद्धव ठाकरे भूल गए शरद पवार ने मेरे लिए क्या किया था। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। क्या कहते हैं ब्रजमोहन जी? नहीं, जितनी बातें अभी आपने कही मैं सारी बातों से असहमत हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति के लिए चुनाव मत देना और महाराष्ट्र की राजनीति, ये दो अलग अलग चीजें मानता हूं मैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गई है, महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व है और ये तीनों दल महाराष्ट्र में खुलकर एक दूसरे के साथ मिलकर राजनीति करेंगे, क्योंकि हम तीनों की मान्यता ये है कि इस देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले ताकतें और देश में नफरत फैलाने वाली ताकतों का अगर मुकाबला अभी नहीं किया जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे आप तो इस पीढ़ी को जवाब नहीं दे पा रहे ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी। अभी बता रहे हैं देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों का अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को जवाब क्या देंगे? देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकत कौन? आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी कौन? द्रौपदी मुर्मू। आपके साथी कौन? शिवसेना, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। अरे पीढ़ियों को जवाब देने की चिंता बाद में कीजिए ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, अभी तो मुझे ही जवाब दे दीजिए। इस साथ को क्या कहेंगे? ऐसी साथ की राजनीति को क्या कहेंगे? ऐसी राजनीतिक रणनीति का मुकाबला कैसे करेंगे? आपके अपने सहयोगी भाई यशवंत सिन्हा को कहा क्या था आपने? संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार संजय राउत शामिल थे यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी घोषित कराने में, और वही संजय राउत की पार्टी फैसला ले रही है यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देंगे। आपने कश्ती को समंदर में डाल दिया और चप्पू हटा लिया। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे असहमत हूँ पूरी तौर से। ये जो फैसला है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, और इससे पहले फैसला हुआ है। इसके पहले आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब प्रतिभा ताई को राष्ट्रपति का शिवसेना ने वोट दिया था। इसका मतलब थोड़ी कि वो एनडीए से बाहर चले गए थे। मैं सोचता हूँ कि ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपराजित नहीं है, और इसको सिद्ध किया है आदरणीय ममता बनर्जी साहब ने और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने। आप सोचिए कि दिल्ली में केंद्र की सरकार हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री प्रचार कर रहे हो, और उसके बाद वहां पे उनकी पहले तो मुश्किल से 3 विधायक जीते थे, उसके बाद शायद 7 या 8 विधायक जीते। तो ये अपराजित नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल सच है। ये अपराजित नहीं है, ये बिल्कुल सच है। इस समर्थन में मेरे पास लेकिन तर्क है जिसपे मैं रामविलास जी से बात करना चाहता हूं। रामविलास जी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के आंकड़े देखें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तर्क में दम नजर आता है। हमने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, देखो क्या हुआ। जो कांग्रेस पूरे देश में दिखाई देती थी आज पूर्णकालिक सरकार के तौर पर केवल 2 राज्यों में, एक छत्तीसगढ़ में, एक राजस्थान में। सीटों की बात करें तो 3 अंकों तक भी नहीं पहुंचते हैं। विधानसभाओं में कई जगह जमानत जब्त करा लेते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन अगर आपको लोकसभा चुनाव में देश की जनता से 22 करोड़ वोट मिलते हैं तो कांग्रेस आज भी 11 करोड़ वोट हासिल करती है। इतना ही अंतर है। और विपक्ष अगर संयुक्त रूप से एकत्रित हो जाए तो आपसे 2 गुने वोट कुल मिलाकर हासिल कर लेता है कांग्रेस और बाकी तीसरे मोर्चे के दलों के रूप में। तो इस देश का 2/3 मत भाजपा के खिलाफ गिरता है। इसके बाद सपना है आपका कोई नहीं रहेगा, हम ही रहेंगे। 2/3 लोग आपके साथ नहीं है देश में, जो देश के भविष्य का फैसला करते हैं। इस चुनौती के संदर्भ में कुछ गंभीरता है या विपक्ष के बिखराव के बूते पर ही अपना सपना पूरा करने का मंसूबा है? देखिए हिमांशु जी, आपने जी शुरुआत में एक वाक्य, बहुत गंभीर वाक्य बोला था। सब माननीय नेता मेरे से वरिष्ठ लोग बैठे हैं जी। आपने कहा था क्या बीजेपी की जिम्मेदारी है कि भाई जनता के सामने कहें विपक्ष को? अब हमारी आदरणीय ममता दीदी है, गोवा चुनाव में पूरा जोर लगाया जी। आदरणीय ममता दीदी है, उत्तर प्रदेश में हर जिले में आए जी। मैं एक बड़ी विनम्रता से
सब लोगों को कहना चाहता हूं जी कि 8 साल से पहले कांग्रेस, बीजेपी, जनसंघ तो 60 साल हमने विपक्ष में बड़ी ईमानदारी से भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी, हिमांशु जी 12 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहे जी। सीबीआई ने उनको 12-12 घंटे इंटरोगेशन के लिए बुलाया जी। उन्होंने अपने पीएसओ को भी साथ नहीं लिया। आज ईडी राहुल गांधी जी को बुलाती है तो पूरी कांग्रेस सड़क पर आ जाती है। शीतलवाड़ में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री है, वहां के एक आईपीएस सिरपार ने और श्रीमती सोनिया गांधी के साथ इन सब के फोटो हैं जी। 20 साल इस आदमी ने बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ के, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब मैं ये सारी बातें, ये जो माननीय ये भारत के तपे हुए नेता है, इनके सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि ये देश की जो जनता है ये बहुत महान है जी। और आपने जो चर्चा शुरुआत में किया वो इस चर्चा का सारांश है। मैं आप सबसे, ये भारत की जनता पर भरोसा नहीं कर रहे जी। और ममता दीदी जो है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी, आपने पुरोहित जी ने माना कि कम्युनिस्ट पार्टी को ये किया, कांग्रेस को वो किया, ये तो मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे जी। इनको नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते ये भगवान के लिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये भारत का विरोध करते हुए नजर नहीं। यही तो आपकी कुशलता है। लोग भाजपा का विरोध करते हैं, आप उसे भारत के विरोध के रूप में चित्रित कर देते हैं। इसी का ही तो कोई समाधान नहीं खोज पा रहे, चाहे वो किशोर जी हैं, चाहे ब्रजमोहन जी हैं, चाहे चौधरी राकेश सिंह जी हैं। यही तो दिक्कत है। किशोर जी, कोई समाधान है इसका? भाजपा का विरोध कब भारत का विरोध हो जाता है, यही तो संकट है। नहीं, अच्छे दिन रहते तो ये बोलेंगे वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जनता के अच्छे दिन नहीं है, ये भी तो बात बोल लो आप। ऐसा कैसे चलता आपका? मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि लोग इतने परेशान हैं, लेकिन एक किस संदर्भ में बोल रहे मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन हमें जो सबक सिखाया उसका लेसन तो हमने सीख लिया। अब है ना, गद्दारों से बचना होगा। कौन किसके पीठ में खंजीर खुचा देना मालूम ही नहीं। बड़े बुरे दिन आए हैं, बड़े बुरे दिन आए। तो किशोर तिवारी जी तो अभी गद्दारी के सदमे से ही उभरे नहीं है। वो कह रहे हैं अभी तो सबक मिला है, अब सबक सीख के नई शुरुआत करेंगे। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो हमें रामविलास शर्मा जी ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत बताई, वो ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी इसलिए जीत गई क्योंकि कांग्रेस और वाम मोर्चे ने भी अपने वोट ममता दीदी के प्रत्याशियों को दे दिए। तो कुल मिलाकर समझ में ये आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख चुनौती बनना है तो विपक्ष को आपसी मनमुटाव को भूलकर संयुक्त रूप से मैदान में उतरना होगा। इस प्रकार के खेल से काम नहीं चलेगा कि यशवंत सिन्हा को जो है आपने मैदान में उतार दिया संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनाकर, और सब राज्यों में अपनी अपनी सुविधा से फैसले ले रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं यशवंत सिन्हा के खाते के वोट घटते जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के दिग्विजय के रथ को रोकने के लिए विपक्ष अपने निजी हितों को दरकिनार कर क्या संयुक्त विपक्ष के तौर पर कोई चुनौती पेश कर पाएगा, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। अन्यथा नरेंद्र मोदी तो कह ही चुके हैं, करोड़ों लोगों का संकल्प बन चुका है, तो वो संकल्प कांग्रेस मुक्त भारत है कब विपक्ष मुक्त भारत में परिवर्तित हो जाए। और नरेंद्र मोदी जी हमें ये बताएं कि ये जनता का संकल्प है, तो उसमें ये विपक्षी नेता केवल शिकायत ही करते रह जाएंगे, संकल्प तो पूरा हो जाएगा। तो इस संकल्प को रोकने के लिए क्या विपक्ष कोई काम करेगा, जानने में दिलचस्पी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कह रहा है, ये जो संकल्प है ना, इस संकल्प को ही शायर ने कहा है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जिगर मुरादाबादी ने जो ये बात कही थी, ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पर मुफीद है। भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य के संदर्भ में जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए उतने ही संकल्प और उसके क्रियान्वयन की जरूरत है। क्या इस देश का विपक्ष ऐसे संकल्प के साथ मैदान में दिखेगा, ये जानने का विषय है। तो उसके लिए हम इंतजार करेंगे और अभी आपसे इजाजत लेंगे।
कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दी इजाजत, सदा बड़ा।